नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। तारुफ इनका कराऊं, संस्कृति भट्ट, और नवोदित अदाकारा कह सकते हैं आपको, और दिलों में बड़ा कहिए कि भरा हुआ है हौसला। और ख़ास बात यह है कि उत्तराखंड देहरादून से निकली और मुंबई में अपने कदम अब लगभग जमा चुकी हैं। अब आप समझिए कि खुद वो बताएंगी संस्कृति की कैसे मैं ये कह रहा हूँ। संस्कृति, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, और आप आई, बहुत अच्छा लगा हमको। और आपकी जो इससे पहले हम लोग बातें सुन रहे थे, मैं थोड़ा सा दर्शकों को पहले बता दूं कि संस्कृति जो है पौड़ी की रहने वाली हैं, पैतृक रूप से देहरादून में पढ़ी लिखी और मिस उत्तराखंड 2018 रही। उसके बाद फिर मुंबई की राह पकड़ी, लेकिन इस राह पकड़ने तक बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है। और एक एमबीबीएस की तैयारी कर रही लड़की कैसे मुंबई पहुंची, ये खुद संस्कृति बताएंगी। उन्हीं से जानते हैं। संस्कृति, ये मैं अभी जब आपसे पहले चर्चा कर रहा था, पूछ रहा था, तो ये क्या कहानी है? सेंट जोसेफ में पढ़ने वाली, देहरादून में, और इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाई, नीट की परीक्षा की तैयारी, और इस बीच जो है मिस उत्तराखंड। जी एक्चुअली सर क्या हुआ था, मेरी मम्मी है जो बहुत बिलीव करती हैं कि जब आप अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते हो ना लाइफ में, तो आप एज अ पर्सन ग्रो करते हो, ऐसा उनका मानना है। ऐसा पहले मैं नहीं मानती थी, उनके और मेरे बहुत झगड़े होते हैं। मोनोटोनस नहीं होना है जिंदगी में, मतलब मेरी मम्मी कहती है स्टैग्नेंट नहीं रहना, ग्रो करना है हमेशा एज अ पर्सन लाइफ में। तो मैंने क्या किया, फॉर्म्स आए थे मिस उत्तराखंड के ना, तो मम्मी ने मजाक में मुझे बोला कि तू फॉर्म भर दे। ये किस साल की बात है? ये 2000। आप क्या कर रही थी उस वक्त? पढ़ाई कर रही थी? तब मैं 12th में थी। 12th में थी मैं उस वक्त, और बोर्ड एग्जाम्स थे। हाँ, बोर्ड एग्जाम्स होने थे मार्च में। तो तभी के दौरान की बात है। तो मम्मी ने कहा भर के रख दे, तो वैसे भी बाद में इसके बाद तू खाली रहने वाली है, कोचिंग चली जाइए और ये ग्रूमिंग क्लासेस अटेंड कर लियो साथ में, अगर तू सेलेक्ट हो गई तो मैंने कहा अगर ऐसा क्यों लगा कि सेलेक्ट हो गई? तो मम्मी पहले ही कह रही है। क्योंकि मैं बहुत मोटी थी, मैं 90 kgs की थी। अच्छा। तो उन्हें ये था कि पहले तो सेलेक्ट ही हो जाए, तब देखेंगे आगे की बात। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और हम आपको कैसे लें। तो पता नहीं मेरे मुंह से अपने आप ही निकला कि तो वज़न का क्या है, वो तो मैं कम कर लूँगी, आप मुझे 3 महीने दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 3 महीने देंगे। काफ़ी देर बाद, आधे पौन घंटे बाद, उन्होंने मुझे बुला के बोला कि हम आपको वो चांस देते हैं, बट अगर नहीं हुआ तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा कंपटीशन। मैंने कहा ओके डन। बहुत मेहनत करी सर, जम के मेहनत करी। 3 महीने कुछ बाहर का नहीं खाया, घर का खाना खाया, सब कुछ हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज, सब कुछ। और फिर मैंने बहुत मुश्किल से उस वक्त 22 किलो वज़न कम किया था। तो वो ड्रास्टिक चेंजेस जब लोगों ने मेरे अंदर देखे ना, और बोलने में भी, मैं कभी इतना बोल ही नहीं सकती थी। मेरे घर में कोई आता था तो मैं अपने कमरे में बैठ जाती थी किताबें खोल के कि अब पढ़ाई करनी है, मिलने ना जाना पड़े बाहर किसी से, रुक जाओ पहले ही। तो मैंने, हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे तो कितने सारे रिलेटिव्स हैं जो अभी भी ये बोलते हैं कि हमें तो यकीन ही नहीं होता है कि मतलब ये इस लाइन में है। संस्कृति, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ये अभी आधे लोग ये इंटरव्यू देखने के बाद भी बोलेंगे कि ये इंटरव्यू कैसे दे रही है। तो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर था शायद, जो पाइलअप होता गया। जैसे मेरे पापा पूछते थे कि तुझे डॉक्टर बनना है, कैसी डॉक्टर बनना है? मैं कहती थी ऐसी डॉक्टर जिसे देख के पेशेंट ठीक हो जाए। तो शायद वो अंदर से ऐसे ही था। इलाज ना करना पड़े किसी का, वो ठीक हो जाए मुझे देख के। तो वो अंदर से था ना, शायद वो अलग तरीके से यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो गया, अलग तरीके से मेरे लिए चीज़ें, रास्ते खुलते गए। तो अभी बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर लिटिल थिंग्स दैट आई एम डूइंग। कॉन्टेस्ट में गई, और वहां पर आप चुन ली गई, जीत गई। उसके बाद लास्ट में जब चुन ली गई तो जीत गई। मेरे पापा गाड़ी लगा के बाहर खड़े थे कि अभी बाहर आने वाली है, कंपटीशन खत्म होने वाला है, जीतना थोड़ी है इसने, इससे बेहतर बहुत लोग हैं। वो वेट कर रहे हैं बाहर। तो मेरे पापा के फ्रेंड भाग के जाते हैं, अरे रविंदर तेरी बेटी जीत गई, जल्दी आ। और मेरे पापा अंदर आ रहे हैं और उनका तो जो रोना छूटा है वही। मैंने कहा यार, और मेरा आप वीडियो देखोगे ना, कोई रिएक्शन ही नहीं है। बिल्कुल, हम साथ में चलाने की कोशिश करेंगे उसको। एक चीज छूट रही है जो शायद दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे। आपने बताया कि आप मेडिकल की तैयारी भी कर रही थी, 12th के आसपास थी आप, और उसी दौरान ये आ गया। तो फिर वो डॉक्टरी के एग्जाम का क्या हुआ?
एग्ज़ाम मैंने दिया, मेरा कॉलेज सेलेक्ट हो गया था, सब कुछ हो गया था। फिर उसी बीच मैंने फिल्म का ऑडिशन भी दिया था। ओहो, अच्छा, मतलब आप डॉक्टर बनने की एकदम कगार पर थी, आपका एडमिशन होने वाला था, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं नहीं, दूसरा करियर बहुत हिम्मत करके, क्योंकि वो बचपन से दबा हुआ था दिल के अंदर, जो बोल नहीं पा रही थी मैं, शायद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तो ये शायद बहुत सारे मरीजों के लिए एक सेटबैक हो सकता है, क्योंकि संस्कृति चाहती थी कि वो ऐसी डॉक्टर बने कि उन्हें देख के ही आधे मरीज ठीक हो जाएं, लेकिन शायद अब उन मरीजों को निराशा हाथ लगेगी। फिर भी, लेकिन बहुत सारे जो फिल्मों के चाहने वाले हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी, अच्छा, अभी फिल्मों का करियर कैसा है? आपकी एक फिल्म आई सुमेरु, हमने सुना, इसके बारे में कुछ बताइए। तो सर एक्चुअली सुमेरु मेरी दूसरी फिल्म है। मेरी पहली फिल्म थी सौम्य गणेश, जो कि ड्यू टू वेरियस सर्कमस्टांसेस अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। तो फिर बीच में ऐसा कुछ हुआ कि जब सुमेरु के ऑडिशंस वगैरह चल रहे थे, बॉम्बे से कुछ ऑडिशन क्लिप्स आ रही थी, सब कुछ, तो क्योंकि मैं प्रोडक्शन हाउस के साथ एसोसिएटेड थी, जो मेरे डायरेक्टर थे अविनाश ध्यानी जी, जिनके साथ मैंने काम किया, तो मैं उनके प्रोडक्शन हाउस में एज अ क्रिएटिव हेड भी जुड़ी थी। तो क्या होता है ना, जब प्रोडक्शन हाउसेस में स्क्रिप्ट आती है तो आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, तो वो स्क्रिप्ट बाइंडेड थी, पड़ी हुई थी, तो मैं अपने अलग कमरे में बैठ के कर रही हूँ, रे भंवर क्या बोल रहा है, ऐसे करके, मतलब हरियाणवी एक्सेंट में। तो ना किसी ने नोटिस किया, बोला तूने क्यों नहीं दिया ऑडिशन? मैंने कहा मुझे बोला ही नहीं किसी ने ऑडिशन देने के लिए। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया, फिर बोला कि यार ये तो तू, इतने टाइम से हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं लोगों को, तू तो सामने बैठी है, तूने पहले क्यों नहीं करके दिखाया? मैंने कहा चलो आप कर दिया, आप कर लो, सेलेक्ट हो गई मैं। तो फिर मैंने ये वाली फिल्म करी सुमेरु, जो रिलीज़ हुई उसके बाद 1 अक्टूबर 2021 में। तो ये फिल्म कुछ इस तरीके से हुई थी, प्लस ये फिल्म पैंडेमिक में शूट हुई। अच्छा। हाँ, तो मतलब हम 1.5 महीना हर्षिल में थे, 7 ताल अच्छा, में। हर्षिल में? हाँ जी, उसी बर्फ़ में वहीं रहे, वहीं खाना बनाया खुद से, कुक वगैरह सब चले गए थे, इतनी बर्फ़ पड़ चुकी थी। तो बहुत सारे स्ट्रगल्स हमने एज अ टीम एक साथ मिलके पूरे करे। और मेरे को ऐसा लगता है जो मेरा कैरेक्टर था ना, सावी, उसको एक्चुअली मेरे डायरेक्टर ने इतने अच्छे तरीके से शेप दिया था कि वो कैरेक्टर सबको बहुत पसंद आया। जितने भी लोगों ने वो फिल्म देखी, मतलब मेरे पास, मेरे कमेंट बॉक्स में और मेरे इंस्टा जो इनबॉक्स होता है हमारा, एक भी कमेंट ऐसा नहीं है कि रोल मतलब ये अच्छा नहीं था। मतलब एवरीवन इज प्रेजिंग सावी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर शायद मुझसे बहुत जुड़ गया था अच्छे से। तो ये था मेरी उस फिल्म। एक चीज मैं उसको कनेक्ट करना भूल गया, आप मिस उत्तराखंड चुनी जाती हैं, उसके बाद मुंबई की राह, लेकिन ये बीच में एक कनेक्शन है देहरादून से मुंबई तक की राह, ये कैसे पकड़ी, कैसे राह मिली है? सर एक्चुअली देहरादून में जो बेस्ट फिल्म्स बन रही थी ना, जैसे सुमेरु भी थी, अगर मैं विजुअल वाइज और सिनेमाटोग्राफी वाइज सब तरीके से देखूं, जो फिल्म जैसी लगती है, जैसे जो मेरी अनरिलीज फिल्म है सौम्य गणेश, आप अगर उसकी फुटेज देखेंगे तो मतलब हर इंसान ने उस फिल्म को रांझना से कंपेयर किया है। अच्छा। क्योंकि उसका ग्रेंजर इतना बड़ा है, उसमें सारे नोन एक्टर्स हैं मेरे साथ, अलका अमीन जी हैं, नीरज सूद हैं, शगुफ्ता अली जी हैं, अरुण बख्शी जी हैं, सहर्ष कुमार शुक्ला, ऐसे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं उसमें। तो एक्चुअली उस फिल्म का रुकना भी ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि वो रिलीज़ नहीं हुई। वो देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि यार यहीं पर बनी। हाँ जी, वो यहीं पर बनी। द डायरेक्टर एंड द को एक्टर इज सेम, अविनाश ध्यानी जी, जिनके साथ मैंने ये फिल्म करी। तो उस फिल्म का बंद होना एक्चुअली ऐसा हो गया ना मेरे लिए कि यार ये तो सबसे बेस्ट था, मतलब जो मुझे घर बैठे मिल सकता था, बट वो हुआ ही नहीं। मैं बहुत इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी टाइम तक बहुत रोई भी कि यार ये क्यों, मतलब इतनी अड़चने क्यों आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। बट देन आई डिसाइडेड कि मे बी ये वो फ्लैग है कि संस्कृति नाउ गो टू बॉम्बे, लर्न देयर। अब यहाँ का जो बेस्ट था वो तूने देख लिया करके, लर्न कर लिया। वैक्यूम सा मुझे लगता है कि लगा कि अब शायद यहाँ पर एक सैचुरेशन आ गया। हाँ जी, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर बॉम्बे से भी जो लोग यहाँ शूट करने आ रहे थे, अब जाके मैं जितने लोगों से बॉम्बे में मिली हूँ, सब ने मुझे बोला कि आप बहुत करेक्ट टाइम पे आए हो मुंबई, दिस इज़ द राइट टाइम, यू कैन मेक योर फुट स्टेप्स, जो भी है। मतलब काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई। अब आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, बट एटलीस्ट मुझे कोई फेस पे रिजेक्ट नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फेस नहीं, सिर्फ आपका फेस नहीं चलता है, क्योंकि इस माया नगरी में जितना हम लोग जानते हैं, वहां पर आपकी अदाकारी, आपका अभिनय ही बोलता है। जी बिल्कुल सच। तो इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए
तो कोई भी वक्त जो है वो कितना भी की जाए वो कमी होता है, कैसे इसको फुलफिल करेंगी आप? सर मैंने एक चीज़ जो समझी है, जितने पुराने एक्टर्स थे इनकी एक्टिंग को समझते हुए और जितने नए एक्टर्स हैं इनकी भी, तो एक्चुअली जो आज की डेट पे भी टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस है ना, चाहे मैं टॉप मोस्ट में अभी एट दिस पॉइंट मानती हूँ कि आलिया भट्ट है सबसे टॉप पे, वो एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है उनको देख के कि उनकी पर्सनालिटी में ना उनका ध्यान पढ़ने की तरफ ज़्यादा है और सीखने की तरफ ज़्यादा है, इसीलिए वो इतना ग्रो कर पाई हैं। और पुरानी एक्टर्स भी अगर आप देखोगे, आपके पास तब क्या ही था, किताब ही तो देखते थे आप, फ़ोन कितना चलाते थे। एक्चुअली माया नगरी जाने से पहले ना हमारे हाथ में जो फ़ोन है ये सबसे बड़ी माया है, जिसमें आधे लोग फंस चुके हैं। कई सारे ऐसे असली टैलेंट है जो बाहर ही नहीं निकल पाते। मुझसे आप पूछो, मैं नहीं बना सकती रील में, और रील बनाना सच में अपने आप में एक टैलेंट है जो इंसान कर सकता है, बट मैं नहीं कर सकती। आपको समझना होगा कि आप क्या करना चाहते हो और आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि रील अपने आप में पूरा एक अलग सेगमेंट हो गया ना। कंटेंट क्रिएशन अलग सेगमेंट है। मुझे नहीं जाना, मुझे सिनेमा में जाना है, मुझे फिल्मों में काम करना है, तो इसकी पढ़ाई अलग है। फिर इसके लिए मैं हर दिन हफ्ते में 2 किताबों का टारगेट रखती हूँ कि 2 किताबें पढ़नी है। अच्छा, तब किताबें मेरे पढ़ती हैं आप? किताबें पढ़ना मतलब ये बहुत नई जरूरी है। जनरेशन के लिए एक बड़ी अजीब बात है कि जो यंग एक्ट्रेस अपनी फिल्मों की ओर बढ़ रही है और एक तरीके से आप बढ़ भी चुकी हैं, वो किताबें पढ़ रही है। मैं तो सारे लोगों को बोलूँगी जो एक्टर बनना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बुक्स रीड करो। बुक्स रीड करना इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बुक से ना आप अपनी इमेजिनेशन क्रिएट करते हो, आप अपने हिसाब से उस कैरेक्टर का बोल चलन सब सीखते हो, एक्सप्लोर करते हो। किताबों से ज़्यादा आप किसी चीज़ में नहीं एक्सप्लोर कर सकते, ये मेरा मानना है, जितना अच्छा, मुझे समझ आया। आप जिस उम्र में हैं और जिस दौर में हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि आपको किस दौर की फिल्में, या फिर आपके घर में चर्चा होती होगी, आपके फादर, आपकी मदर, आपकी माँ चर्चा करती होंगी, आपने जैसा जिक्र कर रही थी अभी इसके पहले, क्योंकि आप नाना जी से बहुत प्रेरित रहीं, तो उनके दौर में जो फिल्में बना करती थी और जब आपने फिल्में देखी होंगी, उनमें आपको बेहतर, या बेहतर तो नहीं कह सकते क्योंकि सब अपने अपने दौर में बहुत बेहतर होते हैं, आपको कौन सी पसंद आती हैं, आप कैसा बनना चाहती हैं? मेरा अगर सच में जो पूछोगे कि किस तरीके की फिल्मों में, अगर मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं तब होती एक्टर, तब मुझे ऐसी फिल्में मिलती। तो अपना ये वाला जो टाइम था ना, रहना है तेरे दिल में, अगर लव स्टोरीज की बात करो, इस तरीके की फिल्में, मतलब नीट एंड क्लीन फिल्म्स बट विद अ लॉट ऑफ लव एंड पैशन इन इट। मैंने प्यार किया, साजन, और अपना शाहरुख सर की एक फिल्म है, मुझे वो भी बहुत पसंद है, स्वदेश। स्वदेश वो बहुत अच्छी फिल्म है। ऐसी फिल्म जो थी ना, मुझे बहुत, उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। फिर अगर आप एक्शन की बात करोगे तो मुझे ऐसा लगा कि जब सिंघम आई फिल्म, धूम आई, तो ऐसा लगा कि यार ऐसा होना चाहिए कुछ, अगर आपको ये, अगर उस हिसाब से बात करो। फिर जिस गाने की मैं बहुत फ़ैन हुई थी, बहुत पुराना गाना है, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरी राह चलते चलते, वहाँ से मुझे लगा कि, क्योंकि मैं कथक भी करती हूँ, अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन करा है अपना कथक में, बहुत बढ़िया। तो वो देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसे मुझे कोई प्रेजेंट कर देना, मतलब जैसे चलते चलते चल रहा है और मैं इस डांसर की जगह हूँ, मैं मीना कुमारी या ऐसी किसी एक्ट्रेस की जगह हूँ वहाँ पे। तो वो एक्चुअली मेरा पॉइंट है कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो ये है। तो किसी की कोई छवि आपके मन में बसती हो कि मुझे इसकी तरह बनना हो? एज एन एक्टर मैं स्मिता पाटिल जी को बहुत एडमायर करती हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा। मैंने उनकी फिल्म्स देखी हैं काफ़ी सारी, ये नमक हलाल, और एक उनकी फिल्म थी मंडी करके है क्या, मंडी है जो फिल्म, उसमें भी उनका बहुत अलग रोल है वो फिल्म। उसके बाद जो उनका मतलब गाना, एक तरीके से देखें तो आप नए दौर की अदाकारा हैं, लेकिन तकरीबन मुझे लगता है कि आप 40 साल पहले की एक अदाकारा की छवि को लिए बैठी हैं। मैं तो सर्च करती हूँ कौन थी ऐसी अदाकारा जो जल्दी मर गई थी, दोबारा मैं ही तो नहीं आ गई कहीं। नहीं, ईश्वर करे आपको लंबी उम्र मिले। लेकिन एक चीज़ मेरे मन में, जहन में आ रही है कि आप पौड़ी की रहने वाली हैं, देहरादून में पढ़ाई लिखाई हुई, शुरुआत भी यहाँ पे फिल्में जो शूट हुई यहीं पे आपने की, लेकिन फिर मुंबई चली गई।
फिल्में उत्तराखंड में भी बहुत बन रही हैं, रीजनल फिल्म्स बन रही हैं, गढ़वाली में फिल्में बन रही हैं, कुमाऊनी में बन रही है, अब तो जौनसारी में भी फिल्में आ रही हैं। ये क्या आपको लगता है कि शायद गढ़वाली अगर मैं फिल्म करूं तो वो भी अच्छा होगा? कोई उम्मीद या फिर कोई चाहत कि हाँ गढ़वाली में भी अच्छी फिल्म बने, या फिर यहीं रहूं? कोई क्या वैक्यूम जिसकी चर्चा कर रहे थे, क्या इस वैक्यूम की वजह से आप चली गई या फिर कोई और वजह रही होगी? सर हमेशा एक ही चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है, मुझसे पूछो तो मैं देहरादून से बाहर नहीं जाना चाहती। मतलब मेरी मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा है कि अब जा, बहुत हो गया। तो एक्चुअली जो सैचुरेशन पॉइंट था ना, जो आपने बेस्ट कर लिया, अब इसके अलावा और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पे और क्या करूँ? मतलब अगर गढ़वाली फिल्म भी बन रही है, फिल्म्स अच्छी बन रही हैं, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं यहाँ पे, और सच बताऊँ ना, अच्छी और बुरी कोई फिल्म नहीं होती, हर फिल्म को बनाने में मेहनत लगती है, बिल्कुल, बट इसमें दो राय नहीं है। वहाँ उस जगह पे आपको पहुँचना है अगर, तो आपको एक अपनी वैल्यू क्रिएट करके आना पड़ेगा। उसके बाद आप मुझसे बोलो, उसके बाद मैं, अगर कोई ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी है ना गढ़वाली में, और मैं एक ब्रांड बन चुकी हूँ अगर अपने आप में बॉम्बे में, मैं फ्री में आके पिक्चर करूँगी। बट उसमें वो बात होनी चाहिए। मतलब हम साउथ की फिल्म्स देखते हैं ना, 10 साल पहले से आज तक में बहुत ग्रोथ है उनकी फिल्म्स में, जो वो तब बनती थी और आज जो बनती है बहुत फ़र्क है। हम कई बारी, मैं बहुत बायस हूँ इस चीज़ में, मतलब मेरे लिए अगर कोई गढ़वाली चीज़ों के खिलाफ कुछ बोले तो मैं सुन नहीं सकती। अच्छा, बॉम्बे में भी गढ़वाली की बात होती है? बहुत लोग हैं कहते हैं अरे तुम उत्तराखंड वाले यहीं आ गए इतने सारे। तो मैंने कहा हाँ भाई, आप आधे से ज़्यादा लोग देखो उत्तराखंड के भरे पड़े हैं इंडस्ट्री में। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्कोप है अभी इम्प्रूवमेंट का। ऊंचे करने पड़ेंगे हमें अपनी गढ़वाली फिल्मों के, या फिर जो रीजनल फिल्में बना रहे हैं, आप शायद ऐसा कहना चाहती हैं। चाहे हम कुमाऊनी में फिल्म बनाएं, लेकिन पैरामीटर्स बहुत हाई करें, उसको बढ़ाएं आगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है हमारी जो संस्कृति है वो इतनी रिच है, अगर हम उसे दिखाने पे आ जाए। मतलब जो एक फिल्म थी कांतारा, उसमें जो दिखाया है मेकर ने लास्ट में, जो एक सेगमेंट है जब उस पे वो देवता आता है, वो यार गढ़वाल के अगर देवी देवताओं को आते हुए देख लिया लोगों ने, तो वो तो मतलब सिनेमा हॉल से, वो जो पल है कांतारा में दिखाया गया, मुझे लगता है कि वो तो हर गढ़वाली या कुमाऊनी पहले ही महसूस कर चुका है। हम, मेरे को नहीं लगा उस फिल्म में कुछ भी खास, क्योंकि मैं वो ऑलरेडी देख चुकी हूँ रियल लाइफ में, उससे बेहतर देख चुकी हूँ। बट बाहर की पब्लिक ने देखा ही नहीं था ना। तो मुझे ऐसा लगता है हम अगर अपनी रूट्स को और अपने जो हमारे इमोशंस है ना, उन्हें लेके बाहर निकले तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। गढ़वाली आती है? आंचे में थे गढ़वाली। तो गढ़वाली में अगर आपसे कहा जाए कि आपको कोई एक ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत पसंद हो हिंदी का, लेकिन उसे गढ़वाली में डिलीवर करना है, तो आप कौन सा डायलॉग पसंद करेंगे और कैसे डिलीवर करेंगी? ओके, तो हमारी कौन सी फिल्म है यार जिसका डायलॉग मुझे बहुत पसंद है? कोई हिंदी फिल्म? किसी चीज़ को आप अगर शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। अगर तुम कहते बड़ी शिद्दत का दगड़ा चांद छो, तो वे तुम थे, तो तुम्हारी किस्मत और तुम पूरी कायनात वे थे तुम्हार दगड़ मिलाने की कोशिश कर। नहीं, एक बार फिर से करते हैं इसको। मैं कंफ्यूज हो गई इसमें। ये एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट डायलॉग है, थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, गढ़वाली में बोलना थोड़ा हिंदी जो डायलॉग है, चूंकि वो, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप कोई एक गढ़वाली का ऐसा गीत जो आपको बहुत पसंद हो, नहीं उसमें हम बेड़ू पाको को नहीं रख रहे हैं, ये आपके लिए सामने शर्त है, तो आप कैसे उसको बताना चाहेंगे? मैं इसलिए सिर्फ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी आपको ऐसी लड़कियां देख रही होंगी जो अपना करियर बनाना चाहती होंगी, और शायद उनको लगता होगा कि वो किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। तो रूट से जुड़े रहना और फिर मुंबई तक की राह पकड़ना। जैसे बॉम्बे में बहुत गर्मी है ना, मुझे एक गाना बहुत याद आता है वहाँ, ठंडो रे ठंडो मेरो पाड़ की हवा ठंडी पानी ठंडो हो। तो ये गाना मैं वहाँ बहुत मिस करती हूँ। गाती हैं आप वहाँ पर? अरे गाती हूँ, वहाँ तो समझ ही नहीं आता लोगों को। जो मुझे जितनी आती है ना मेरी टूटी फूटी गढ़वाली, समझ मुझे पूरी आती है, बोलनी मुझे मैं कहूँगी 60-70% आती है। तो
उतना मतलब मैं गाने गाती हूँ अगर वहाँ पे तो उन्हें नहीं आते समझ में। फिर एक हमारा आजकल बहुत चल रहा है गाना, राधा जो गाना है, पांडवास का गाना है शायद, कि कांधी माधरेली राधा कैरी की गंजली राधा, वो भी बहुत अच्छा गाना है। मैं ऐसे ऐसे गाने गाती हूँ, उनको मजा आता है यार ये तो कुछ अच्छे से गाने गा रही है, बट समझ नहीं आ अभी रहा। संस्कृति क्या चल रहा है और फिर फ्यूचर को कैसे आप प्लान कर रही हैं? अभी फिलहाल ऐसा है कि मैंने अपना एनजीओ भी स्टार्ट किया था। अच्छा, हाँ जी आप एनजीओ भी चला रही हैं? जी, वो देहरादून में ही है। अच्छा। उसको मैं अभी फ़िलहाल बाहर नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे ये से ख्याल कर लें। कैसे आया? एक्चुअली मेरी दादी के नाम से मैंने ये एनजीओ स्टार्ट किया था। मैं अपनी दादी से बहुत अटैच थी, तो जब वो एक्सपायर हुई, तो जब मतलब उनको घर से बाहर ले जा ही रहे थे, तभी मेरे दिमाग में आ गया था कि इनके नाम से मैं एक एनजीओ खोलूँगी। तो मैंने एनजीओ का नाम रखा था ऊषा, एक किरण संस्थान। ऊषा मेरी दादी का नाम है। तो ये एनजीओ बेसिकली काम करता है वुमेन एम्पावरमेंट पे और प्रमोटिंग कल्चरल एंड आर्ट एक्टिविटीज़ अमंग अंडर प्रिविलेज्ड। बिकॉज एक गरीब बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर उसे कोई कला आती है तो वो उसके थ्रू भी अर्न कर सकता है, जो कि नहीं पता होता मोस्टली लोगों को। तो ये मेरा एक इनिशिएटिव है जो मैं ले जाना चाहती हूँ आगे, और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद एक फेस बनना पड़ेगा। और फेस बनना है, आज के ज़माने में हम सबसे ज़्यादा एक एक्टर को आइडलाइज करते हैं। मुझे एक्टिंग आती है, मैं अच्छा इनैक्ट कर सकती हूँ। रिसेंटली मैंने एक ऐड किया है अभी बॉम्बे में, मेरा पहला ऐड फॉर थम्स अप विद आमिर खान सर, एंड द डायरेक्टर इज़ अद्वैत चंदन, जिन्होंने लाल सिंह चड्ढा बनाई। तो उनसे भी मुझे एज एन एक्टर बहुत अप्रिसिएशन मिला। मतलब पूरे क्रू ने मेरे लिए तालियां बजाई जब मेरा क्लोजअप शॉट था। तो उनकी जो एडी थी वो मेरे पास आके बोलती है कि यार दिस नेवर हैपेंस इन एड्स, आपके लिए मतलब डायरेक्टर ने ताली बजाई है, मतलब आपका क्लोजअप शॉट बहुत अमेजिंग था। तो मुझे उस वक्त फील नहीं हुआ, बट बाद में जब बहुत सारे लोगों ने बोला तो मुझे लगा कि यार कुछ किया है मैंने। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि यार मैं आई शुड मेक समथिंग बिग। जैसे अगर मैंने उत्तराखंड में द बेस्ट कर लिया है अगर सब कुछ, तो अब मुझे बाहर जाना चाहिए। मुझे बॉम्बे में भी द बेस्ट करके दिखाना है, ताकि मैं यहाँ पे आके लोगों के लिए कुछ बदल सकूँ। मेरा मेन मोटिव ऐसा लगता है मुझे कि मैं बनी तो समाज सेवा के लिए हूँ, बट उसके लिए मेरे पास बहुत कुछ होना पहले ज़रूरी है। घर में आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? मेरी मम्मी। और आपको सबसे ज़्यादा प्रेज करने वाला कौन है जो आपकी खूब बड़ाई करता है? वो कोई भी नहीं है, मेरी दादी थी सिर्फ। अच्छा, हाँ जी। पिता भी नहीं? नहीं, वो भी आपकी गलतियां उनको मैंने बताते हैं। बताया, जब मैंने बताया कि हाँ मेरे सर के साथ मुझे ऐड मिला, झूठ बोल रही है। मैंने कहा अरे यार झूठ क्यों बोलूंगी। चलिए कोई नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे जी। साथ बैठी, आपने अपना एक साक्षात्कार हमारे साथ दिया, और उम्मीद करेंगे कि आपका ये इंटरव्यू आपके पिताजी देख रहे हों, और तमाम ऐसे पिता हैं जो अपनी बच्चियों को शिखर पर देखना चाहते हैं, उन सभी के लिए शायद आप एक रोल मॉडल की तरह हैं। देहरादून से निकली, कह सकते हैं कि माया नगरी के मुकाबले शहर बहुत छोटा है, लेकिन माया नगरी में आपने अपनी जगह बना ली है, और आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, हमारी you पूरी so टीम much. की तरफ से बहुत Thank you. शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आप एक बहुत बेहतर अदाकारा बन के जब आए तो वापस आप हमारे इस स्टूडियो में आए और हम आपका यहीं बैठकर इसी तरीके से इंटरव्यू ले रहे हों। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।